Yes, good morning, students. How are you? I'm Neetu Sharma over here with the same chapter but the new topic here. हमने जो हमने चैप्टर किया था चैप्टर का जो किया था आपका टॉपिक, उसका लास्ट पॉइंट रह गया था कि हम क्यों एक्सेप्ट करें हमारे भारतीय संविधान को, ये चल रहा था। फर्स्ट हमने क्लियर कर लिया था कि इसकी जो लेजिटिमेसी है, इसकी जो वैल्यू है, वो दूसरे संविधान से ज़्यादा क्यों है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स ने इसको बनाया। अलग अलग जो प्रोविजनल्स की जो मेंबर्स थे उन्होंने इसको बनाया, ठीक है, जो अपने फील्ड में द बेस्ट थे उन्होंने इसको बनाया। इसलिए और आज तक किसी भी बड़े सोशल ग्रुप ने या किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं उठाए हैं। थोड़े बहुत अफवाह चलते हैं, ये अलग मैटर है, बट अभी तक ऐसा कोई भी इशू आया नहीं है। आज तक के 50 ईयर्स हम क्रॉस कर चुके हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में। इसलिए सेकंड था, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया। ये रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ इंडिया को, क्योंकि उस टाइम यूनिवर्सल फ्रेंचाइज तो था नहीं। उस टाइम क्या था कि स्टेट्स जो प्रोविजनल्स थे उनको, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने एक छूट दे रखी थी कि आप अपने ही इलाके में, आप अपने रीजन में, अपने क्षेत्र में आप इलेक्शंस करवा सकते हो, आप अपनी सरकार खुद बना सकते हो। तो उस टाइम जो स्टेट्स की जो ये दी हुई थी एक छूट जो दी हुई थी इन्होंने, तो उससे जो मेंबर्स चुन के आए उसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जगह दी गई। आप देखिए अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजियन, अलग अलग आप कह सकते हो कि ऑक्यूपेशन से आने वाले जो लीडर्स थे, तो आप इस चीज़ को मानते हैं कि वो हर चीज़ में माहिर थे और उन्होंने हर एक ग्रुप, हर एक कास्ट, हर एक फील्ड में, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स हर चीज़ में उन्होंने एक जो अच्छा, जो एक वैल्यूबल एक दायरा बनाया कि क्या चीज़ हमारे संविधान में होनी चाहिए। ओके, सो द थर्ड वन इज प्रोसेस बाय विच इट वाज मेड, डिबेट्स, एम्बेडमेंट्स। कहते हैं कि बहुत लंबी डिबेट चली, कम से कम 2 ईयर्स की, जब इस संविधान बना। हर एक टुकड़े पे, हर एक प्रारूप पे, हर एक ड्राफ्ट पे कहते हैं कि 114 टाइम एक बड़ी बिग, यानी एक बड़ी चर्चा, एक गहन जो चर्चा हुई थी वो 114 बार हुई थी। अमेंडमेंट 2000 संशोधन किए गए थे इसके अंदर, जब तक ये पूरा कंप्लीटली नहीं बना। नहीं, ऐसा नहीं, इसमें ये वर्ड ऐड होना चाहिए, इसको हटाना चाहिए, इस प्रकार के 2000 अमेंडमेंट इसके अंदर हुए थे एंड 114 इसके अंदर एक जो बड़ी चर्चा इसके अंदर हुई थी। विद द डिबेट, अमेंडमेंट्स एंड द रेशनल्स डिलीबरेट 114 डेज आपको दे रखा है। BR अम्बेडकर थे जो एक लॉयर थे और चेयरमैन थे आपके इस प्रारूप समिति के, इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरपर्सन थे ये, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सो रिप्रेजेंटेड द, वी हैव टू क्लियर दैट नाउ, but the Congress itself include a variety of political groups and opportunity. In social terms, to the assembly represent members from different language, group, caste. ये हम चीज़ क्लियर कर चुके थे, अलग अलग कास्ट है, रिलीजन से, ऑक्यूपेशन से बिलोंग करने वाले थे। फिर था हमारा फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क गिव स्कैंसिटी to the constitutions. Our constitution assembly worked in a systematic, open and consensual manner. For some basic principles were decided and agreed upon. Then the drafting committee chairman by Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitutions for discussion. उन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया डिस्कशन के लिए। मैं आपको बताया था कि 114 डेज तक इसमें बहुत बड़ी एक चर्चा चली and the several rounds of through discussion took place in the draft constitutions, clauses by clauses, and more than 2000 amendments were considered. I have to clear that कि 2000 amendment इसके अंदर हुए थे। एक क्वेश्चन बनता है आपका बाद में इसमें। And the Constitutional Assembly debates, when printed, these debates are 12 bulky volumes. These debates provide the rationally behind every provision of the constitution and these are used to interrupt the meaning of the constitution. ठीक है, 12 मोटी मोटी जो किताबें हैं वो आज भी आपके यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो सकती है,
जिसके अंदर पूरे डिबेट, पूरे जितनी भी बहस हुई, कौन सी धारा, कौन से ड्राफ्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कौन से मेंबर्स थे, क्या पॉलिसी थी, ठीक है, पूरी चीज़ उसके अंदर लिखी हुई है, हर डेट उसके अंदर लिखी हुई है। ऐसी 12 बुक्स है। संविधान को अगर कभी इन फ्यूचर आपका मन करे कि आप पूरा पढ़े, देन यू हैव टू रीड द 12 बुक्स, ठीक है। तो ये हमारा जो कुछ बच गया था टॉपिक का, हमने क्लियर किया। अब देखिए with the new topic, and the topic is the guiding values of the Indian Constitution। मतलब कि भारतीय संविधान के जो बुनियादी जो मूल्य थे, उनकी जो ड्रीम थे, जो जो प्रोमिसेस थे, हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसमें हम मेनली 3 चीज़ पढ़ेंगे: महात्मा गांधी के विचार, B.R. अम्बेडकर के विचार, एंड द लास्ट फाइनल द जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो व्हाट इज आइडियोलॉजी? आइडियोलॉजिकल कहते हैं किसी भी प्रकार के विचार को, फिलोसफिकल करते हैं दर्शन को। किस विचारों पे, किस दर्शन के बेस पे आपका वह संविधान बना, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये हम पढ़ेंगे। द ड्रीम एंड द प्रोमिसेस आपको दे रखा है पेज नंबर 47 के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे महात्मा गांधी जी की। In this book we shall study the exact provisions of the constitutions on the different subject। हमने इस पूरे बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमने पूरा संविधान के बारे में बारीकी से पढ़ा। All this stage us begin by understanding the overall philosophy of what our constitution is all about। We can do this in 2 ways। हम 2 तरीके से इसको जान सकते हैं। पहला, we can understand it by reading the views of some of our leaders ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ तो हम, हमारे जो लीडर्स हैं संविधान बनाने वाले, इनके बारे में अगर हम जानेंगे तो ब्रीफली 30 to 40% हमें इनके जो विचार हैं हमारे सामने आ जाएंगे। कुछ आर्थिक समानता मानते हैं, कुछ सामाजिक मानते हैं, कुछ एजुकेशन के मामले में मानते हैं, कुछ राजनीतिक समानता मानते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स देने के बारे में मानते हैं। तो कहीं ना कहीं हर लीडर्स अपनी अपनी पॉलिसी, अपने अपने फील्ड में निपुण होने के कारण अपने विचार हमारे सामने रखते हैं। But it is equally important to read what the Constitution say about its own philosophy। लेकिन इसका दर्शन खुद क्या कहता है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। This is what the preamble of the Constitution does। जो आपका प्रियम्बल है, जो आपका प्रस्तावना है, एक तरीके से समरी, एक तरीके से ओवरव्यू है आपके पूरे संविधान का। क्या क्या चीज़ उसके अंदर अपनाई गई है, वो एवरीथिंग इज रिटन इन द प्रियम्बल। एंड अब पढ़ेंगे हम कुछ इसमें ड्रीम और प्रोमिसेस। सम ऑफ यू मे हैव नोटिस्ड ए नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केच ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने भारतीय संविधान की जो भी आपने मेकर्स की जो फोटोज अपने साइड में स्केच बने देखी, उसमें आपको एक नाम मिसिंग लगता है। हु इज दिस? महात्मा गांधी, ठीक है। बिकॉज येट देयर वर मैनी मेंबर्स हु फॉलोड दिस विजन। विजन कहते हैं विचार को। इनके बहुत से ऐसे फॉलोवर्स जो उनके विजन को, उनके विचारों को मानते थे। Years ago, writing in this magazine Young India in 1931, he had spelled out what he wanted the constitution to do। उन्होंने यंग इंडिया में 1931 में, पूछ सकते हैं कि महात्मा गांधी ने कौन से मैगजीन में, कौन से ईयर में संविधान ऐसा होना चाहिए के बारे में लिखा। तो आप देखोगे 1931 इन द यंग इंडिया, ओके। उसमें महात्मा गांधी के विचार लिखे हुए थे। अब देखिए आप पेज नंबर 48 में महात्मा गांधी के और अम्बेडकर के एंड द 49 जवाहरलाल के आपके कुछ विचार दे रखे हैं। सो महात्मा गांधी, द आइडिया गांधीज्म सोशल अपलिफ्टमेंट, सामाजिक समानता के बारे में हर कोई यहाँ बात कर रहा है। देखिए मैं गांधी जी के जो विचार थे, मैं आपको जरा उनके विचार आपको पढ़ के बताती हूँ। इंग्लिश में आपकी बुक में लिखा हुआ है पेज नंबर 48 में, मैं आपको उसका हिंदी बताती हूँ। मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे, ठीक है। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि वे देश को बनाने के लिए उसकी भी भागीदारी है। सोशल इक्वलिटी इज देयर। फिर ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में न रहे, सोशल इक्वलिटी अगेन हियर। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहें। ऐसा भारत में छुआछूत, अनटचेबिलिटी का इन्होंने बहुत जोर शोर से विरोध किया था। शराब,
लिक्विड नशीली पदार्थ का इन्होंने बैन के लिए बात कही थी। और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह ना हो, नशीली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अनटच लिबर्टी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का सोशल डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हों, मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। वो कह रहे कि मुझे इतना तो चाहिए ही चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए, इससे कम में मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। ठीक है, तो आपने देखा किस प्रकार से गांधी जी सोशल इक्वलिटी की बात करते हैं, अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, वुमेन्स को राइट देने की बात करते हैं। ये विचार थे आपके गांधी जी के, उनका मानना था संविधान में ये चीज़ें होनी चाहिए। ओके, नाउ the dream of the India that has been climated in equality was shared by the Dr. B.R. Ambedkar, who played a key role in the making of the Constitution. अब क्वेश्चन बनता है कि किसने भारतीय संविधान में को बनाने में की रोल अदा की थी, तो आप बोलोगे कि बी आर अम्बेडकर। दोनों इक्वलिटी चाहते थे, इकोनॉमिक में भी, आपके सोशल में भी, पॉलिटिकल में भी, लेकिन दोनों का तरीका अलग था। तरीका क्या था, देखिए आप, बी आर अम्बेडकर, हाउ इनइक्वलिटीज कुड बी रिमूव्ड ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज। लेकिन महात्मा गांधी जी के विचार और भीमराव अम्बेडकर जी के विचार थे, आपस में मेल नहीं खाते थे। बातें दोनों सेम करते थे, लेकिन तरीका दोनों का बिल्कुल डिफरेंट होता था। इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन स्पीच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही स्टेटेड एन एग्जीक्यूटिव वेरी क्लियर। उन्होंने बहुत साफ बात कही थी, पेज नंबर 48, यू हैव टू सी दैट। उन्होंने लिखा था 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। नया संविधान है, कहीं आप पॉलिटिकल इक्विटी की बात करोगे, लेकिन आप समाज में समानता नहीं दोगे। उनका ये था कि इकोनॉमिक में, सोशल में, पॉलिटिकल में, जब तक तीनों में आपको समानता नहीं मिलेगी, एक दूसरे को अगर आधी आधी कर दी गई, तो आप ये मान के चलिए किसी भी एक की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन कुल मिला के उन्होंने बात कही थी यहाँ पे रिजर्वेशन की। उन्होंने कहा कि जो पिछड़े जो व्यक्ति हैं, एसटी जनजाति हैं, उनको आगे लाने के लिए, सोशल इक्वलिटी के लिए ज़रूरी है उनको आप रिजर्वेशन दो। ठीक है, रिजर्वेशन की बात करते थे। देखिए, राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। वो कह रहे हैं कि हम विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम इनको जो पॉलिटिकल राइट्स वो तो दे देंगे, समानता हम दे देंगे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना पॉलिटिकल जो राइट्स हैं, जो इक्वलिटी है, वो बेकार है। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने कहा राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। वो कह रहे हैं कि वन वोट वन वैल्यू, ऑल पीपल्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, हम ये पॉलिटिकल राइट दे देंगे। लेकिन अगर आपके पास सोशल इक्वलिटी नहीं होगी, आपके पास इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं होगी, तो इस राइट्स को देने का कोई फायदा नहीं है। आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत के नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे, हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब और समानता को नकारते रहेंगे। उनका मानना है कि कब तक हम सोशल अनइक्वलिटी को मानते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला, तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को भी संकट में डालेंगे। उनका मानना है कि सोशल अगर अनइक्वलिटी रहा, अगर इक्वलिटी नहीं ला गई, तो एक आने वाले टाइम के अंदर पॉलिटिक इक्वलिटी भी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने रिजर्वेशन की बात की थी कि हमें रिजर्वेशन देना चाहिए जो कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा आखिर में आइए 15 अगस्त 1947 के रात को, यानी कि 12/5 के बाद में संविधान सभा में दिए गए जवाहरलाल नेहरू जी के प्रसिद्ध भाषण को याद करें। अब उन्होंने एक बहुत अच्छा भाषण दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आई थिंक इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, तो इसको आप ब्रीफली पढ़ लेना। अब यहाँ पे जो बचे हुए जो हमारे लीडर्स थे, अब मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। देयर इज़ योर कन्हैया लाल माणिक लाल। ठीक है, अब ये मुंशी जी थे, इनका 1887 में जन्म हुआ, 1971 में इनकी डेथ हो गई। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। सारे लीडर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर थे ये एक लॉयर थे, एक इतिहासकार भी थे और भाषाविद भी थे, इनकी बोलने में बहुत ही एक्सपर्ट थे।
और कांग्रेसी नेता और गांधीवादी थे, यानी कि गांधी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। एंड बाद में क्या हुआ कि इसको कांग्रेस केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री रहे और स्वतंत्र जो पार्टी थी उसके ये संस्थापक रहे। ये थे आपके कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी जी। उसके बाद में थे आपके द ग्रेट एंड द ग्रेट योर नेहरू चाचा, जिसे आप जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, और 14 दिसंबर को आप बाल दिवस भी मनाते हैं। इनका जन्म 1889 में हुआ, डेथ 1964 में। उत्तर प्रदेश में ये जन्मे थे। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री रहे हैं ये, और वकील भी थे, कांग्रेस के नेता भी थे। समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद तीनों विरोध के पक्ष थे, विरोध करते थे इन चारों का ये। फिर बाद में ये भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है ना, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पे हम कुछ 4 पिक्चर्स क्लियर करेंगे। फर्स्ट है आपका देयर इज मुखर्जी इज देयर, ओके, सरोजनी नायडू। वी हैव टू क्लियर द सरोजनी नायडू हियर। ओके, I think there is no picture in my book. Just wait. सरोजनी नायडू 1879 में इनका जन्म हुआ, 1949 में इनकी डेथ हो चुकी थी। आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ। एक ये पोइट, बहुत ही अच्छी एक कहानी, जो आपकी पोइट थी, ये बहुत अच्छी लेखिका भी थी एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। ठीक है। उसके बाद में अमंग द फॉरमोस्ट वुमेन लीडर्स इन द कांग्रेस, लेटर गवर्नर ऑफ द उत्तर प्रदेश। बाद में इनको गवर्नर बना गया उत्तर प्रदेश का। उसके बाद में आपके आते हैं श्याम प्रसाद मुखर्जी। अब ये गया था श्याम प्रसाद मुखर्जी। 1901 में इनका बर्थ हुआ, 1953 में इनकी डेथ हो गई, और जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ। अंतरिम सरकार के उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे ये। और उसके बाद में शिक्षाविद, एजुकेशनिस्ट थे, लॉयर थे, और हिंदू महासभा के सक्रिय एक नेता थे, और बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक बने आपके श्याम प्रसाद मुखर्जी। ओके। उसके बाद में आपका आता है सोमनाथ लाहिड़ी। अब ये थे 1901, बहुत यंग वन थे ये उनके जनरेशन के अकॉर्डिंग। 1984 में इनका डेथ हो गई थी, जब मेरा बर्थ हुआ था। और उसके बाद में पश्चिम बंगाल के ये रहने वाले थे। बहुत ही अच्छे राइटर थे और संपादक थे, मतलब कि इनकी जो लिखी हुई जो कविताएं थी, जो लेटर्स थे, मैगजीन्स थे, वो पेपर्स वगैरह में आते थे। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ये नेता रहे हैं, और बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा में सदस्य चुने गए। ओके। उसके बाद में आपका आता है आई थिंक ऑल ओवर भीमराव जी अंबेडकर। इनका सबसे इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे, उनका जन्म 1891 में हुआ, 1956 में इनकी डेथ हो चुकी थी। महाराष्ट्र में इनका बर्थ था। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अध्यक्ष थे। सामाजिक क्रांतिकारी, चिंतक, जाति जगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ थे ये। उसके बाद में आंदोलनकारी, बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री बने, क्योंकि इन्होंने कहा था कि SC/ST जो सोशल जो डिफरेंस है उसको ख़त्म किया जाए, बैकवर्डों को रिजर्वेशन दिया जाए। और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक भी थे आपके भीमराव अंबेडकर। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें इन्होंने हमें बताई थी। उसके बाद में हमारा जो लास्ट वन आता है आपका सरोजनी नायडू। इनका 1879 में जन्म हुआ, 1949 में इनकी डेथ हो गई। पोइट थे, राइटर थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, और ये वुमेन लीडर थी, और बाद में इनको गवर्नर बनाया गया उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो हमने ये सब चीज़ें यहाँ पे आपके सामने क्लियर करी। नेक्स्ट जो आपका अभी आपकी 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं आपके इस लेसन के, प्रियम्बल पढ़ेंगे हम, फिर आपके लास्ट का जो टॉपिक है हम वो क्लियर करेंगे। अभी हमने सारे टॉपिक्स हमने क्लियर कर चुके हैं। तो आपको ये सारे जितने भी लीडर्स इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में आपको हर चीज़ लर्न होनी चाहिए। क्या थी हमारी फिलॉसफी, क्या थे गांधी जी के विचार, क्या थे अंबेडकर जी के विचार, क्या थे जवाहरलाल नेहरू जी के विचार, सबके विचार आपको ध्यान में होना चाहिए। क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि टेल द व्यूज that is given by the Mahatma Gandhi in 1931 about the Constitution। ऐसे आपको अम्बेडकर का भी आ सकता है। What is the difference between the views
ऑफ महात्मा गांधी एंड B.R. अम्बेडकर, ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टे होम, सेव लाइव्स एंड गुड बाय स्टूडेंट्स.